अगर इलेक्शन होगा तो कोई भी इमरान खान को रोक नहीं सकता है, मतलब इलेक्ट्रली इलेक्ट करने के लिए। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ जाता है कि वहां इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो पाकिस्तान है, क्योंकि वहां हर चीज पे सवाल निशान लग जाता है। तो इमरान खान के बाद जो सबसे बड़ा, जो अभी जो नवाज शरीफ जो बैठे हैं लंदन में, वही जो है इसके सूत्रधार हैं, क्योंकि नवाज शरीफ वो नहीं चाहते हैं कि इमरान खान फिर से गद्दी पे आए, क्योंकि इमरान खान और नवाज शरीफ का मेन पॉलिटिकल राइवलरी है। और पाकिस्तान में ये है कि एक दूसरे को सताता है पॉलिटिशियन। एक पॉलिटिशियन जब गद्दी पे आ जाता है तो दूसरे पॉलिटिशियन को ये चाहता है कि जितने हद तक सता सके उतनी हद तक सता सके। तो इमरान खान को आर्मी से सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो इसलिए भी नहीं मिलेगा कि आर्मी जो है वो अमेरिका से हिदायत लेती है, वो अमेरिका से हिदायत लेती है, और जब रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी अमेरिका से हिदायत लेती है। राहुल गांधी ने जयशंकर से पूछा कि हमारा क्या पोजीशन है चाइना के ऊपर, तो जो खबर निकल के आ रही है वो जयशंकर ने राहुल गांधी को कहा कि आपको कुछ नहीं मालूम है चाइना के बारे में, और आप चाइना के बारे में वो आप कुछ नहीं जानते हैं। तो जयशंकर इसलिए कह रहे थे कि जयशंकर की बीवी चाइनीज है, वो खुद मैंड्रिन बोलते हैं और वो खुद चाइना में एम्बेसडर रह चुके हैं, तो उनसे ज्यादा चाइना को कौन समझेगा और कौन जानेगा। पॉलिटिकल विल जो है वो 56 इंच का सीना जो है वो कहां है भाई? आपके सामने वियतनाम और अमेरिका का वॉर तो सर आपके सामने है। वियतनामीज ने कहा कि मैं लड़ूंगा और वियतनामीज लड़े। आपके सामने तालिबान का किस्सा है, तालिबान कहां, अमेरिका कहां? तो पॉलिटिकल विल होना चाहिए, या विल होना चाहिए कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये कार्यक्रम हर फ्राइडे को हम आप तक पहुंचाते हैं, और सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं और साउथ एशिया के मामलात पर खास नजर है। कई मुल्कों के लिए आपने मीडिया के लिए काम किया, अब भी कई मुल्कों के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और कई ऐसी राइटर्स की और जर्नलिस्ट की एसोसिएशन है जिसमें आपका जिससे ताल्लुक है। अब तक हम आपको कई प्रोग्राम इस सीरीज में दे चुके हैं। आज खास तौर पर जिन इश्यूज पर हम बात करेंगे वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान का क्या होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो शोले फिल्म में कोई एक डायलॉग होता था, तकरीबन ऐसी हालत में इमरान खान है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची, वो वहां नहीं मिले, और अब मीडिया में बड़ी चर्चा है कि आखिर इस सब से इमरान खान की सियासी इमेज क्या होगी, कैसी है। क्या इमरान खान को अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोलना महंगा पड़ रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। वहां की सरकार अब क्या कुछ कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा भारत और चीन के बारे में बॉर्डर पर, LAC पर कई जगह मुश्किलात हैं, और अभी अमेरिका की तरफ से एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत और चीन के बीच में टकराव की हालत बन सकती है। क्या कुछ है उसकी वजह, उस पर बात करेंगे। इंडिया और श्रीलंका के बीच कुछ मछली पकड़ने वालों का मामला है जिसमें श्रीलंका और भारत दोनों के एक तरह से इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। हम बात करेंगे सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ। अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए सबसे पहले इमरान खान का क्या होगा, आखिर क्या कुछ है, किन हालात से वो गुजर रहे हैं। पाकिस्तान खुद बहुत सख्त हालात से गुजर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, महंगाई है और सियासी इंस्टेबिलिटी है। क्या कुछ होगा इमरान खान का? जी बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। अब हम लोग चलते हैं पाकिस्तान आज, और पाकिस्तान से खबर यह है कि इमरान खान का अरेस्ट वारंट इशू हुआ था इस्लामाबाद से। वो लाहौर के घर में मौजूद थे, और जो सिपाही लोग हैं और जो पुलिस कर्मी हैं वो गए थे उनको, और वहां वो नहीं मिले, बल्कि वो जो पुलिस कर्मी है उनके बेडरूम तक चले गए थे,
और वहां उन्हें फाइंड आउट नहीं किया था कि वो नहीं है, और उसके बाद वो लौट गए। और अचानक इमरान खान उसी घर से निकलते हैं और अपने जो मतलब ऑडियंस है या उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको वो संबोधित करते हैं, और शहबाज शरीफ और सारे लोगों को जो है वो मतलब अपनी अपनी पार्टी की और अपने इसकी बात करते हैं। तो उसके बाद ये हुआ है कि जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, उन्होंने एक लॉ जारी किया है कि पूरा ब्लैकआउट कर दिया है मीडिया को, कि कोई भी मीडिया इमरान खान का कोई भी स्टेटमेंट नहीं छापे, कोई भी टीवी चैनल जो है इमरान खान का कोई मतलब बाइट नहीं लगाए। तो इमरान खान टोटल ब्लैकआउट हो गए हैं। तो अब जो सूरत हाल वहां पर है वो ये है कि इमरान खान का होगा क्या। तो अब ये जो है बहुत ही सियासी गर्मी है, और इस गर्मी का जो मुझे समझ में आ रहा है एज ए एनालिस्ट, इसके दो पहलू हैं। या तो इमरान खान के पास जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि उसके पास स्ट्रीट पावर है, जनता की सपोर्ट है, जितने भी उसने रैलियां की हैं, जितने भी उसने ये की हैं, जनता उसके साथ है। तो अगर इलेक्शन होगा तो कोई भी इमरान खान को रोक नहीं सकता है, मतलब इलेक्ट्रली इलेक्ट करने के लिए। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ जाता है कि वहां इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो पाकिस्तान है, क्योंकि वहां हर चीज पे सवालिया निशान लग जाता है। तो पहले इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो अब हम पहले फिर इमरान खान को देखते हैं, उसके बाद फिर इलेक्शन की बात करते हैं वहां पे। तो इमरान खान का जो 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 अपोजिशन पार्टी है वो ये चाहती है कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ये उनका जो है मेन मंशा है, और उसके ऊपर उनको ऊपर 74 केसेस लगे हैं। एक दो केस नहीं है, 74 केसेस हैं। और एक केस अगर कुछ आता है उछल के फिर दूसरा केस आ जाता है। दो तीन चार केसेस जो उनके अभी बड़े मोटे मोटे केस हैं जो मतलब अभी चल रहे हैं। एक तो तोशाखाना केस है जो कि अभी जिसके लिए वो अरेस्ट वारंट आया। एक सीता वाइट का केस है, वो बहुत जमाने से चल रहा है, कई इलेक्शन उसके ऊपर नवाज शरीफ जीत चुके हैं। तीसरा केस जो है वो एक फॉरेन फंडिंग उनके पार्टी में हुई है, उसके लिए वो केस है कि आपने कैसे अपनी पार्टी के लिए फॉरेन फंडिंग कर दी है, जिसमें वो उन्होंने इन्वेस्टिगेट वगैरह किया। मालूम हुआ कि हिंदुस्तानी भी कुछ नागरिक हैं जो कि तहरीक इंसाफ पार्टी में उन्होंने फंड दिया है। अब वो कौन है क्या है उसका तो नाम नहीं बताया है। उसी तरह से जैसे स्विस बैंक में जो है इंडिया के पैसे रखे हुए हैं, कौन लोग के रखे हुए हैं वो नहीं जानते हैं, लेकिन ये वहां से आ गया है खबर के इंडियन नागरिकों ने पाकिस्तान के तहरीक पार्टी में जो है पैसे दिए हैं। तो ये सब खबरें जो हैं वो चल रही हैं, और ये केसेस हैं, एक के बाद एक केसेस हैं जो कि 72 केसेस हैं। और बहुत ही एक तो उनके ऊपर टेररिज्म का भी केस है कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दिया है जिसको वो कहते हैं कि ये टेररिस्ट एक्ट है। तो ये सारे केसेस जो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं इस केस का कोई बुनियाद नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन वो केसेस जो है रजिस्टर्ड है और वो केसेस चल रहे हैं। तो अभी जो केस ये तोशाखाना वाला केस है, इसको मैं समझा दूं, ये सिंपल सा केस है। उसमें जब इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्हें कुछ उपहार कुछ गिफ्ट मिले थे दूसरे कंट्री से। वो जो गिफ्ट होते हैं वो इमरान खान के पर्सनल नहीं होते हैं, बल्कि वो तोशाखाना जो उनका डिपार्टमेंट है वहां जाके रह जाता है, रखा जाता है। और इमरान खान ने क्या किया कि उनको कोई गिफ्ट पसंद आ गया तो उन्होंने उसको वहां पे बाकायदा उसको खरीदा उसको, और उसके बाद खरीदने के बाद जो एक प्रॉपर जो चैनल होता है कि उसको उसकी प्राइस होती है, उसको उन्होंने पे किया। इमरान खान का कहने का मतलब है। अब दूसरे जो लोग हैं जो उसके अपोजिट है कि इन्होंने कम दाम पे उसको खरीदा, गिफ्ट की वैल्यू कुछ ज्यादा थी, और फिर इसको इन्होंने कहीं बेच दिया उसी गिफ्ट को। इसके ऊपर केस हुआ है। इमरान खान इसको डिनाई करते हैं, उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर चैनल है उसी प्रॉपर चैनल पे हम बात करेंगे। तो यही तोशाखाना केस है जिसपे उन्हें अरेस्ट वारंट इशू हो गया है। अब ये अरेस्ट वारंट के ऊपर भी कंट्रोवर्सी है। कोर्ट कहती है कि हम अरेस्ट का वारंट हमने नहीं दिया है, और हमें सिर्फ ये कहना है कि इमरान खान पर्सनली आके कोर्ट में अपीयर हो। इमरान खान लाहौर में रहते हैं, उनका इस्लामाबाद में भी घर है, बड़ा महल है उनका इस्लामाबाद में, और घर जो उनका लाहौर में है। तो उनको कोर्ट वालों ने कहा कि आप आइए, आकर करके हमारे सामने पेशी कीजिए और चार्जेस हम फ्रेम करेंगे आपके। तो इस तरह की गतिविधि जो है वहां से चल रही है। सीता वाइट का जो केस है, सीता वाइट जो है ये किसी से 2004 में मर गई। उनकी बेटी है जो उन्होंने केस लड़ा था वहां पे कैलिफोर्निया में बेवरली हिल्स में। ये बहुत पुराना किस्सा है, जब इमरान खान क्रिकेट खेलते थे, सुपरस्टार थे और प्ले बॉय थे, उनके बहुत सी महिलाओं से संबंध थे, उसमें सीता वाइट भी एक है। उनसे एक लड़की हुई है जिसका नाम है ट्रेन वाइट या क्या कुछ नाम है, जो इमरान खान मना करते हैं कि डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया गया था अमेरिका में तो वो नहीं गए थे। अपने एनडी तिवारी की तरह अगर आप
आप अगर उससे रिलेट करना चाहते हैं तो उसी तरह किस्सा है। तो वहां के कोर्ट ने जो है उसको कह दिया कि नहीं साहब, ये इमरान खान की बेटी है। और वो सीता वाइट जो है उन्होंने केस भी किया था और उन्होंने कहा था कि इसके जो बायोलॉजिकल फादर हैं वो इमरान खान है, इमरान खान उसको डिनाई करते हैं। तो ये केस जो है वो पाकिस्तान में चल रहा है, वो ये कहने के लिए कि इलेक्शन कमीशन को इन्होंने झूठ बोला है और डिक्लेरेशन जो आपको देना पड़ता है उसमें ये नहीं मतलब लाया है। तो ये केस अभी भी चल रहा है, वो कई सालों से चल रहा है। अब वो लड़की जो सो कॉल्ड इमरान खान की बेटी है, वो अमेरिका से जो है वो जमामा खान के साथ या जमामा गोल्ड स्मिथ जो इमरान खान की पहली बीवी हुआ करती थी, जो इंग्लैंड में रहती हैं, उनके पास वो लड़की चली गई है और उसके साथ वो उसको उनका पालन पोषण कर रही है वो। और जो जमामा गोल्ड स्मिथ है, और वो ये कह रही है कि ये हमारी बेटी है, हमारी स्टेप डॉटर है, हम इसको यहाँ पे वो रखेंगे। तो इस तरह के केसेस इमरान खान के ऊपर जो हैं वो 74 केसेस चल रहे हैं। अब यहाँ पे इसके बाद अब क्या होगा, इमरान खान का क्या होगा? तो इमरान खान के बाद जो सबसे बड़ा जो अभी जो नवाज शरीफ जो बैठे हैं लंदन में, वही जो है इसके सूत्रधार हैं। क्योंकि नवाज शरीफ वो नहीं चाहते हैं कि इमरान खान फिर से गद्दी पे आए, क्योंकि इमरान खान और नवाज शरीफ का मेन पॉलिटिकल राइवलरी है। और पाकिस्तान में ये है कि एक दूसरे को सताता है एक पॉलिटिशियन जब गद्दी पे आ जाता है तो दूसरे पॉलिटिशियन को ये चाहता है कि जितने हद तक सता सके उतनी हद तक सता सके। तो इमरान खान ने बहुत सताया है नवाज शरीफ को, यहाँ तक कि उन्हें छोड़ भी देना पड़ा था और भागना पड़ा था। उनके साथ भी वही हो रहा था, वो कोर्ट केसेस ये वो फलाना, तो कैसे कैसे करके उन्होंने बीमारी का बहाना बना करके नवाज शरीफ जो है वो चले गए। अब वहां बैठ करके वो शहबाज शरीफ को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप इमरान खान का पहले आप जो है इनका जो मतलब पॉलिटिकल करियर है वो खत्म कर दीजिए आप, और वो आगे से कभी वो इलेक्शन में ना लड़ सके। और उसके लिए इस केसेस को जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है आप फारिग करवा लीजिए और ये कहिए कि इमरान खान जो है वो अब इनएलिजिबल है। उसके बाद इमरान खान को जो है आप किसी भी केस में जो अरेस्ट कर लीजिए और उनको जेल में बंद कर दीजिए। तो ये जो मौकिफ है ये चल रहा है वहां पे। अब इमरान खान इससे कैसे निकलते हैं? स्ट्रीट पावर उनको मतलब सपोर्ट करेगी, जो कि करना चाहिए। हो सकता है कि अगर वो जेल में बंद हो जाए तो करोड़ों की जनसंख्या जाकर के जेल से उनको बाहर निकाल ले। अब शहबाज शरीफ या जो भी शरीफ हैं वो जो कर सकते हैं तो कर ले, ये एक होता है। दूसरा ये है कि इलेक्शन करवा दे। अब इलेक्शन की बात हम यहाँ मैं करना चाह रहा हूं कि इलेक्शन पे भी सवालिया निशान लग गया है। अभी ये 2 प्रोविंशियल इलेक्शन के लिए अनाउंस किया। पहले तो प्रेसिडेंट साहब ने, अलवी साहब ने अनाउंस किया कि साहब, उसके बाद अब कोर्ट में उन्होंने भी कह दिया कि नहीं इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ और उनकी जो गवर्नमेंट है वो चाहती कि इलेक्शन, ये प्रोविंशियल इलेक्शन ना हो। उसके लिए वो अपनी मतलब बना रही है रीजन, और उसमें रीजन ये है कि अभी पाकिस्तान में जो है वो जनगणना का काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। वो जनगणना का काम शुरू हुआ था, उसके बाद कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब इलेक्शन होगा। अब इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान में, पैसे नहीं है। श्रीलंका में जो है वो प्रोविंशियल वो जो है लोकल काउंसिल इलेक्शन होने वाले थे, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि पैसे ही नहीं है तो हम काउंसिल के इलेक्शन कैसे कराएंगे। इसके लिए तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होता था। अब वहां भी ये प्ली लेकर के आ जाएंगे कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम जो है जनगणना कैसे कराएंगे। तो ये दोनों इलेक्शन जो होने वाले हैं अप्रैल में, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, ये अप्रैल में मेरे समझ में नहीं होंगे और ये टल जाएंगे इंडिपेंडेंटली। और जो नेशनल इलेक्शन है जिसको अक्टूबर नवंबर में होना है, वो भी इसी प्ली पे जो है वो टल जाएगा। वो गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है और जनगणना हुआ नहीं है तो कैसे इलेक्शन होगा। अब यहाँ पे देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, और सुप्रीम कोर्ट की बात को जो है वो गवर्नमेंट मानेगी कि नहीं मानेगी। ये सब चीजें जो है वो आगे की हैं, क्या होता रहता। जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है वो यही है कि अभी जो वो अरेस्ट में आए थे, वो लेकर के आए थे 2-3-4 लोगों को इस्लामाबाद से। तो इस्लामाबाद से वो घर के अंदर आए और इमरान खान के बारे में मीडिया में आ रहा है कि वो दीवार फांद करके दूसरे के घर में चले गए थे, वहां जाके छुप गए थे। और ये जो अरेस्ट करने वाले आए थे उनके बेडरूम तक की तलाशी ले ली और वहां वो नहीं मिले तो वो चले गए। फिर वो वापस मतलब नमूदार हो गए और उसके बाद उन्होंने अपनी जनसंख्या को जो है, उनके जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनको जो है वो एड्रेस किया। तो ये सूरत हाल है, अभी पॉलिटिकल सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसमें देखिए 2 चीजें बहुत ही अहम है जो आपने बताई। एक तो ये कि क्या कोई डेमोक्रेसी के तहत आई हुई सरकार
क्या किसी दूसरे लीडर पर मीडिया बैन लगा सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। मीडिया बैन का मतलब ये है कि अगर कोई मीडिया उनको कवर करता है तो वो एक क्राइम बन जाएगा। अगर वो क्राइम बन जाएगा तो फिर डेमोक्रेसी कैसी है? अगर बोलने की ही इजाजत ना हो अपोजिशन लीडर को, वो पब्लिक से कम्युनिकेट ही ना कर सके, तो कैसी डेमोक्रेसी? अच्छा, दूसरी बात जो मैं इसमें समझना चाह रहा हूं कि अब से पहले हमने देखा है कि वो 30-35 मुल्कों के इलेक्शंस में इजराइल की कोई कंपनी है जिसने अपनी मर्जी से हुकूमतों को बनवाया है। इसके अलावा क्रोनी कैपिटलिज्म का भी जिक्र हम देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ अडानी के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी को फंड करते हैं। अब क्या डेमोक्रेसीज ऐसे स्टैंड स्टिल पर पहुंच रही हैं जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका की आपने मिसाल दी कि पैसे की कमी की वजह से इलेक्शन नहीं होगा, यानी पैसे की कमी की वजह से डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, लोगों को अपनी हुकूमत इलेक्ट करने का इख्तियार नहीं रहेगा। कहां पहुंच रहा है पूरा ये इलाका, क्या होगा? जी, इसका जवाब जो है वो अभी एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसका नाम है वी डैम रिपोर्ट, जो कि स्वीडन से शाया हुआ है। कल ही मैंने उस पे एक स्टोरी लगाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है दैट इज इन लास्ट 10 इयर्स वर्स्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। वो समझने की चीज है, और उसने वो ग्लोबल रिपोर्ट शाया किया है कि कौन कौन सी डेमोक्रेसी। उनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी जो है वो उसके वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी है इन द वर्ल्ड, और उसकी ग्रेडिंग है। जो डेमोक्रेसी है कि ये उनके जो पैरामीटर है उसमें ग्रेड 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, 3 में आते हैं। तो ये जो है वो डेमोक्रेसी के हेल्थ के ऊपर वो रिपोर्ट वो शाया हुई है, और वो मॉनिटर करती रहती है साल भर का, और वो ये करती है। तो ये पाकिस्तान वगैरह जो है वो तो डेमोक्रेसी के कैटेगरी में है ही नहीं है। मतलब इनका तो वो सारा जो साउथ एशिया का तो वही हाल है। अब देखिए अब नेपाल में क्या हो रहा था, बांग्लादेश का क्या हाल है, वहां जो है श्रीलंका में तो अभी कोई सरकार ही नहीं है। वो जो सरकार है वो तो मतलब नॉमिनेटेड सरकार है। तो डेमोक्रेसी की अगर आप बात करें तो जो एक जिसको रूल ऑफ लॉ में यह है कि पीपल इज द सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। हम जो है वो राजा हैं, हर एक वोटर जो है वो राजा है, ना कि जो प्राइम मिनिस्टर है या जो उसके कैबिनेट है वो राजा है। तो ये तो होता है नहीं, वो तो लिखने की बात है, किताबों की बात है, और ये बात है। तो डेमोक्रेसी के अंदर अब जहां कहीं बचा हुआ कुछ है तो वो है कोर्ट। अब इंडिया के कोर्ट के हालत के ऊपर मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं क्या क्या आपसे बोलूं, मैं मेरे तो ताले लगे हुए हैं मुंह पे। लेकिन पाकिस्तान के कोर्ट में तो मैं बोल सकता हूं। पाकिस्तान के कोर्ट में इतना तो है कि अगर गलत हो रहा है तो पाकिस्तान का कोर्ट जो है, आपने देखा होगा कई जजमेंट जो है रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चले जाते हैं। वो अभी वो नवाज शरीफ के साथ जो एक हुआ था, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था उसने वो ले लिया था। तो पाकिस्तान का हाई कोर्ट जो है या पाकिस्तान का जो कोर्ट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो ऐसा नहीं है कि वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। मैंने तो हमें याद है पनामा पेपर्स के मामले में बाकायदा उसने काम किया था। हमारे यहाँ की अदालतों में कुछ नहीं हुआ पनामा पेपर्स में। ये और कई ऐसे मौके आए हैं। दूसरी चीज है पाकिस्तान के अंदर जो तीसरा बड़ा मतलब पॉइंट है वो है आर्मी चीफ, कि आर्मी चीफ जो चाहेगा वो पाकिस्तान में हो जाएगा। तो अब जो ये आसिम मुनीर साहब जो अभी मतलब बाजवा की जगह पर आए हैं, तो बाजवा का और इमरान खान का एक दूसरा इक्वेशन था, और मतलब वो बाजवा और जो इमरान खान कहते थे वो बाजवा करते थे, और जो बाजवा चाहते थे वो इमरान खान करते, तो वो कहानी खत्म हो गई। अब आसिम मुनीर और इमरान खान की इक्वेशन जो है, मीडिया से यही मालूम होता है, अंदर क्या है मैं नहीं जानता हूं, वो बहुत अच्छी नहीं है। तो इमरान खान को आर्मी से सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो इसलिए भी नहीं मिलेगा कि आर्मी जो है वो अमेरिका से हिदायत लेती है। आर्मी जो है वो अमेरिका से हिदायत लेती है, और जब रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी अमेरिका से हिदायत लेती है। सिर्फ एक कोठी ऐसी जगह है जिसको जो एक कुछ हद तक इंडिपेंडेंट है, जिसके जो कि ये करती है। तो ये बड़ा दिलचस्प खेल है, इसको मैं कोई फाइनली यानी डेमोक्रेसी की एक टांग पकड़ी हुई है अमेरिका ने, वो अपने तरीके से फैसले कराते हैं। ये देखिए ये सूरत हाल है। और जैसे कि आपने कहा कि साउथ एशिया में डेमोक्रेसी का जो हाल है उसके बारे में एक रिपोर्ट आई है। अच्छा, एक बात और बहुत ही दिलचस्प साउथ एशिया के बारे में आप बता रहे थे, वो
यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां वो पर्सनालिटीज से जुड़ी हुई हैं, क्या है वो भी क्या हमारी डेमोक्रेसी को, इन मुल्कों की डेमोक्रेसी को कमजोर करती है? जी बिल्कुल, देखिए साउथ एशिया के अंदर जितने भी, बांग्लादेश देख लीजिए, शेख हसीना वाजिद हैं या नहीं तो खालिदा जिया हैं, दो बड़े पर्सनालिटीज हैं बांग्लादेश में। यहाँ जो है नेपाल में जो है 3-4 लोग हैं, केपी शर्मा ओली हैं, शेर बहादुर देवा हैं, परचानंद हैं, ये है। इंडिया में अगर मान लीजिए, मैं एज ए इंडियन बता रहा हूं, अगर मोदी जी को बीजेपी से हटा दीजिएगा, भाई आदमी तो है, आपकी कितने दिन की गारंटी है ये बताइए, आप कल की गारंटी है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मोदी जी बीजेपी से हट जाते हैं तो बीजेपी का क्या होगा? राहुल गांधी जो है अगर कांग्रेस से हट जाते हैं तो फिर भी कुछ संभालने वाले लोग हैं वहां पे, मतलब जो लोग हैं उनको आप भी जानते हैं। तो यहाँ जितने भी साउथ एशिया में पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये पर्सनालिटी बेस्ड है। ममता बनर्जी हैं, यहाँ पे जो है चीफ मिनिस्टर स्टालिन है, डीएमके के सरबराह है वो। तो ये पूरा साउथ एशिया का किस्सा ये है कि पर्सनालिटी के ऊपर ड्रिवन है पूरी पॉलिटिकल पार्टी। और वो पॉलिटिकल पार्टी, अब देखिए हमारे यहाँ, मैं चेन्नई में बैठा हूँ, जयललिता चली गई, अब एआईडीएमके के अंदर जो है खलफशार मचा हुआ है, कौन लीडर है कौन नहीं लीडर है, वो बिल्कुल पार्टी ऊपर से गिर के नीचे जमीन पे आ गई। अब जब जयललिता थी तो वो नेशनल लेवल की पार्टी थी वो, और नेशनल लेवल के इक्वेशन को डील करती थी। अब तो ये जो अभी जो डीएमके पार्टी है, इससे काउंसिल लेवल भी डील नहीं हो पा रहा है, तो क्योंकि अंदर ही पार्टी की है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि चाहे इमरान खान हो, अब इमरान खान अगर हट जाए, मान लीजिए कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है इलेक्शन लड़ने से, और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर कौन उनकी लीडरशिप लेगा? अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है कि मैं नहीं, मैं बाप हूं, मेरा बेटा आकर करके लड़ेगा, जो कि नेहरू परिवार का किस्सा है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स तो यहाँ भी नहीं है। उनके जो 2 बेटे हैं इमरान खान के, वो लंदन में रहते हैं, वो सब अंग्रेज हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान की सिटीजनशिप है, इंग्लैंड की भी सिटीजनशिप है, उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो इमरान खान के बाद कौन इनकी पार्टी को लेके आगे बढ़ेगा ये बताइए, तहरीक इंसाफ पार्टी को? तो तहरीक तो खत्म हो जाएगी, फिर वही बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ, यही दो जो पार्टियां हैं जो पहले से थी, वो फिर आ जाएंगी सामने। तो ये बड़े मतलब डेवलपमेंट्स है। जी जी। तो ये साउथ एशिया की डेमोक्रेसीज को कई तरीके से चंगुल में फंसाया हुआ है, क्योंकि नेताओं को कंट्रोल करना बाहर की ताकतों के लिए आसान होता है। ये मैं मिडिल ईस्ट के उससे भी कह रहा हूं पर्सपेक्टिव से, कि जो जहां नेता पॉलिटिकल, अगर डेमोक्रेसी है उसमें अगर पर्सनालिटी बेस्ड है तो वो भी तकरीबन किसी हद तक कमोवेश वो हो जाता है, जिसे कहते हैं कि तानाशाह हो जाता है। और तानाशाह अगर किसी भी शक्ल में हो, वो बहरहाल मुल्क के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। अच्छा, अब चलते हैं भारत और चीन वाले मामले में। वहां अभी एक रिपोर्ट आई है अमेरिका से, उसमें कहा गया है कि दोनों मुल्कों के बीच में टकराव हो सकता है। और ये जो 2019 में जो कुछ हुआ था, जो लद्दाख में हुआ था, 20 लोग मारे गए थे, हमारे भारत के शहीद हुए थे फौजी, वो 45 साल के बाद में सबसे बड़ा टकराव था, 45 साल में। तो अब क्या लगता है आपको, भारत और चीन का क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में? चूंकि हमारे यहाँ की सरकार चीन का नाम लेते हुए डरती है, या इसे डर कहा जाए या लालच कहा जाए, क्योंकि उनके जो 2 साथी हैं उनके कारोबार चीन से बहुत अच्छे हैं, लेकिन इधर अरुणाचल प्रदेश, उधर लद्दाख और तिब्बत वगैरह में भी जहां भी उसका मौका लगता है वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। क्या कुछ है, आप कैसे देख रहे हैं? मैं 2 बातें आपकी करेक्ट कर लेता हूं। ये जो आपने 2019 कहा था, 2020 में ये सारे वाकयात हुए थे, तो आप जो रेफर कर रहे हैं 2020 में। दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये मतलब बाकायदा एक गजट शाया किया है कि अगर कोई भारतीय वीर गति को प्राप्त कर लेता है तो वो शहीद नहीं कहलाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये करेक्शन जरूरी है, है। वो वीर गति को प्राप्त कर लिया, ठीक है, लेकिन वो शहादत उसको नहीं है। अब वो शहादत जो है वो इस्लाम से मत जोड़िए, आपकी शहादत का क्या मतलब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है उसको आप शहीद ना कहें। तो ये 2 बातें कह रहा हूं। दूसरी बात है, जो खबर
पाकिस्तान, चाइना और इंडिया की है लद्दाख के हवाले से, तो आपने कहा अमेरिका की रिपोर्ट, उसके बारे में बता दें तो वो सही रिपोर्ट है, इसलिए कि ये मार्च के बाद जो है वो बर्फ जो है वो बिल्कुल पिघलने लगता है, और जो एक्शन होता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो अप्रैल और मई के महीने में होता है। जो भी झड़प होती है वो अप्रैल और मई के महीने में होती है, और उसके आगे होती है इसलिए कि वहां बर्फ नहीं रहता है, वो बंजर जमीन हो जाता है, और तब जो झगड़ा होगा, आपको याद होगा कि पिछला जो झगड़ा हुआ था गलवान में 2020 में, वो मई में हुआ था, मई 20 तारीख को। 10 तारीख को जो है वो जो लेक है पैंगोंग, उसके ऊपर जो स्पर्श हैं, 8 स्पर्श हैं, वहां पे झगड़ा हुआ था। तो ये सारे झगड़े जो होते हैं यही अप्रैल और मई के आसपास होते हैं। तो अमेरिका ने जो रिपोर्ट दिया था वो बिल्कुल उसी के लिए दिया था कि फिर शायद कोई झगड़े हो जाए। अब आ जाइए दूसरी खबर पे। तो अभी ये G20 का जो समिट हुआ था यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स का, इसमें क्वांग गांग साहब जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दिल्ली आए थे, और उनकी बहुत देर तक हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से बात हुई, और उस बात से जो निकल के आई है बात, उसमें चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कह दिया कि जो बाउंड्री की बात है उसको बाकी जो बातें हो रही हैं ट्रेड की, कॉमर्स की, सिक्योरिटी की, मतलब एशिया पैसिफिक की और चाइना सी की, इन सब चीजों से आप ना जोड़िए, ये उन्होंने खुल के कहा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि इसको वहीं रहने दीजिए जहां वो है, इसको आप मतलब फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पे नहीं ले जाइए, इसको वहां पे जो कोर कमांडर हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि आप यहां से जाइए, आप वहां से जाइए, इधर से हटिए, उधर से हटिए, और जो उसके मैकेनिज्म जो इन्होंने बनाए हुए हैं कि वो चाइना में भी जाकर के यहाँ के डेलीगेट जाते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के और वहां उनसे बात करते हैं। तो इनका कहना है कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे आप इसको बात नहीं कीजिए। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उसके साथ चलते चलते उन्होंने ये भी कह दिया, जो कि भारत के पक्ष में नहीं है, कि इसको आप छोड़िए और ये झगड़े को जो है अगले जनरेशन के लिए छोड़ दीजिए, वो जब अगला जनरेशन आएगा तो वो संभालेगा, हम और आप जो है इस झगड़े में मत जाइए। अब इंडिया का जो मौकिफ है हमारे जयशंकर का, कि पहले जैसे वो पाकिस्तान के साथ होता है कि पहले टेररिज्म पे बात करेंगे तब हम कश्मीर पे बात करेंगे, जो एक जमाने में चल रहा था, अब तो वो भी खत्म हो गया, अब तो कश्मीर की बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ टेररिज्म की बात करेंगे, तो उस इसमें नहीं जा रहे। अब इंडिया में हमारे जयशंकर कह रहे हैं कि पहले हम जो है वो सीमा विवाद की बात करेंगे और उसके बाद तब फिर किसी और पर बात करेंगे। अभी इंडिया का यही पोजिशन है। अब आ जाए सीमा विवाद के ऊपर, कि सीमा विवाद के ऊपर क्या बात करें, क्योंकि देखिए चाइना का जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर है। चाइना का ये कहना है कि 1959 का क्लेम लाइन हमने एक लेटर लिख करके नेहरू जी को दे दिया, और हमने कहा कि ये हमारा क्लेम लाइन है, ये हमें आप दे दीजिए, हमारा आपसे झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये अब नेहरू जी ने नहीं माना उसको, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आप डिक्टेट कर रहे हैं। तो वो डिक्टेट करने के बाद फिर वॉर हो गया 62 में, चाइना और घुस गया अंदर, और उसके बाद जो है फिर वो उसी क्लेम लाइन पर वो पहुंच गया। उसके बाद पूरी मैकेनिज्म बनी, ऐसे होगा, ये प्रोटोकॉल, ये ऐसे हमारा पोस्ट बना, आउट पोस्ट बना कि यहाँ पे हमारे सेना खड़े रहेंगे, वो सारी चीजें चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। अब क्या हुआ है कि वो 20 किलोमीटर पीछे चाइना को जाना था उस क्लेम लाइन में, जो कि इमेजिनरी है, जिसका कोई, और 20 किलोमीटर जो है इंडिया को जाना था। अब चाइना जो है 20 किलोमीटर से हट करके जो क्लेम लाइन है उसके बाद भी अंदर आके बैठ चुका है। जो क्लेम लाइन बनाई थी उसके बाद भी उसे जो चाहिए था वो और अंदर बैठ चुका है, और वो करता क्या है कि 2 फीट या 10 फीट वो आगे जाता है और 5 फीट पीछे आज चला जाता है, फिर बातचीत होती है, 5 फीट पीछे चला जाता है, लेकिन जो उसका क्लेम लाइन है उससे आगे ही रहता है। तो आज के डेट में वो करीब करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा इंडिया इंडिया के जो है मतलब भूमि पे वो कब्जा है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको और कह देना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या वो भारत से बड़ी है? नेशनल सिक्योरिटी क्या पार्टी से बड़ी है? इस पे क्यों नहीं बात हो रही है? या तो पार्लियामेंट में आप बात करें, 2-3 दिन जो है ऐसा विषय है जिसपे 2-3 दिन चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, या तो आप यूनिवर्सिटीज को खोल दे जहां पे कॉलेज के जो स्कॉलर्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं, वो इसको बात करें, और या नहीं तो आप मीडिया को खोल दे जहां पे वो बात करें, क्योंकि मीडिया में जो बात चल रही है वो
पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट में बात नहीं चल रही है। गवर्नमेंट जो पढ़ाती है हमें वो बिल्कुल अलग पार्ट है। अभी जयशंकर साहब ने कहा है कि सिर्फ 2 पॉइंट बचे हुए हैं जिसपे कि हमारे बातचीत चल रहे हैं और वो भी जो है मतलब सॉल्व हो जाएंगे और फिर तो मामला मतलब सही हो जाएगा, फिर क्या बात है। अब बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए वो कह रहे हैं चाइनीज, बॉर्डर मैनेजमेंट अलग चीज है और बॉर्डर अलग चीज है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो हमारे आपस में आपसे, और आप अपनी तरफ शांति में रहिए, हम अपनी तरफ शांति में रहें। तो वो तो कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो आपने बात बताई, जयशंकर की 2 अलग अलग पोजीशन सामने आई। एक तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात के बाद इनका यह कहना कि पहले सीमा विवाद तय होगा, बाकी बातें बाद में, उनके बरखिलाफ। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बस 2-1 मसले हैं वो हल हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये खुद अपने आप में कंट्राडिक्टरी नहीं लगता ये? जी बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गलवान का जो मैटर हुआ था 2020 में, उसके बाद जो है एक फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी मॉस्को में, जिसमें कि चाइना भी था और मॉस्को जो है वो बीच में मध्यस्थता कर रहा था, जिसमें बाकायदा साइंड एग्रीमेंट है जिससे भारत सरकार हट नहीं सकती है। जयशंकर साहब खुद गए थे उस पेंडेमिक के दौरान, जिस टाइम जो है कोई एक आदमी जो है बाहर घर से निकल नहीं रहा था, उस टाइम वो गए थे मॉस्को और वहां वो साइन करके आए हैं। और जो साइन करके आए हैं वो ऑलमोस्ट उसने सेटल कर दिया है बाउंड्री इशू को चाइना के फेवर में, जो चाइना चाहता है। तो फिर विवाद कहां है? फिर तो यह है कि आप अपनी दीवार के पीछे आप रहिए, हम अपने घर में रहेंगे। एक दीवार बनी हुई है, इसके पीछे आगे नहीं जाएंगे। तो हमारा सर अपना घर कैसे कहें अगर 2000 किलोमीटर चीन के हाथ में है और वो हमारे घर में बैठा हुआ है, तो हम अपने घर में कहां रहे? जी ये बात सही है। बात यही तो है कि इसको जो है कौन हाईलाइट करेगा? मीडिया तो हाईलाइट कर नहीं रही है, पार्लियामेंट में बात नहीं हो रही है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होने देना चाहते हैं। अगर कोई चाइना के बाउंड्री के विवाद के ऊपर जो है बात करे, तो पोजीशन क्या है इंडिया की? इंडिया क्या चाहता है? अभी जो सबसे बड़ी बात है, फंडामेंटल जो इसमें इशू है कि नेहरू जी ने कहा कि हम नहीं मानेंगे आपके क्लेम लाइन को। तो नेहरू जी के बाद से अब तो वो एक टाइम गुजर गया, इंडिया ने कभी अपना क्लेम लाइन ही नहीं दिया। इंडिया क्या चाहती है इसने कभी क्लेम नहीं। तो इसका मतलब कमजोरी कांग्रेस की हुकूमत के जो 70 साल बताए जाते हैं उसमें भी कमजोरी रही, उस सरकार ने भी कुछ नहीं किया और ये सरकार तो अब नाम भी नहीं ले रही है। ये बिल्कुल अजीब, एक इतना बड़ा मुल्क क्या इतनी कमजोरी के साथ, कमजोरी मैं इसलिए कह रहा हूं कि लद्दाख के मामले में आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने चीन का नाम नहीं लिया, और अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी जहां बताया जाता है कि एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वाला इलाका है, उस पर बाकायदा चीन ने उसे कन्वर्ट कर लिया, अपने रंग में ढाल लिया। तो ऐसी हालत में हम इतना कमजोर बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है कि हमारी फौजी तैयारी ठीक नहीं है? आप तो डिफेंस के मामले में भी जानते हैं। इसके जवाब को समझने के लिए अभी एक डायरेक्ट 1-to-1 फोन पे या किसी तरह से जयशंकर से और राहुल गांधी से बात हुई। राहुल गांधी ने जयशंकर से पूछा कि हमारा क्या पोजीशन है चाइना के ऊपर। तो जो खबर निकल के आ रही है वो जयशंकर ने राहुल गांधी को कहा कि आपको कुछ नहीं मालूम है चाइना के बारे में, और आप चाइना के बारे में वो आप कुछ नहीं जानते हैं। तो जयशंकर इसलिए कह रहे थे कि जयशंकर की बीवी चाइनीज है, वो खुद मैंड्रिन बोलते हैं और वो खुद चाइना में एम्बेसडर रह चुके हैं, तो उनसे ज्यादा चाइना को कौन समझेगा और कौन जानेगा। ये बात तो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, जो बात आज आपने रिवील की है कि एस जयशंकर की वाइफ खुद चाइनीज हैं, और ये आमतौर पर इंफॉर्मेशन बाहर नहीं मिलती। मैंने भी नहीं सुना था आज तक जो बात आपने आज बताई। तो हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया। आप चाइनीज के जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं, जो उनके होते हैं, तो वो चाइनीज कपड़े पहन लेते हैं। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर साहब के कई फोटो आ चुके हैं। तो फिर चीन के खिलाफ ना बोलना समझ में आता है। ये बहरहाल हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम नहीं, मैं इसमें अब सीरियस बात कहना चाह रहा हूं। उनका जो मोदी साहब का और जो जयशंकर साहब का ये
मतलब पोजीशन है ये कि आप क्या चाहते हैं। राहुल गांधी को उन्होंने क्या क्या कि आप क्या क्या चाहना चाहते हैं कि मैं जाके भिड़ जाऊं चाइना से, लड़ाई कर लूं, मैं ऐलान जंग कर लूं, क्या करूं ये बताइए आप। क्योंकि उनका ये कहना है कि जो चाइना और इंडिया के अंदर जो मिलिट्री, तीन चीजें होती हैं इसमें, ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है कि नहीं चाइना के मिलिट्री स्ट्रेंथ को मैच करने के लिए, अगर आप लड़ाई में जाना चाहते हैं, जहां पे 0/0 है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि चाइना के मिलिट्री स्ट्रेंथ से, गन और गन से, तोप और तोप से, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट से, तो इंडिया कहीं नहीं आता है। दूसरा ये कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपके पास है कि नहीं। इंडिया के पास जो है वो अपने तो हथियार है ही नहीं है। वो जब अभी अभी हुआ था वो गलवान और ये, तो इंडिया गई थी रशिया से स्पेयर पार्ट लाने के लिए। वो आपको याद होगा जब वो मामला चला था 2020 में, तो इंडिया के राजनाथ सिंह जो है गए थे रशिया से और तुरंत वहां से लेकर के आए सारी चीजें। तो अगर मान लीजिए जंग हो जाती है तो आपके पास अपना सप्लाई लाइन नहीं है, मतलब एमुनेशन के लिए, वहां भी आप जीरो हैं। तीसरी बात जो है वो पॉलिटिकल विल है। पॉलिटिकल विल जो है वो 56 इंच का सीना जो है वो कहां है भाई। आपके सामने वियतनाम और अमेरिका का वॉर तो सर आपके सामने है। वियतनामीज ने कहा कि मैं लड़ूंगा और वियतनामीज लड़े। आपके सामने तालिबान का किस्सा है। तालिबान कहां, अमेरिका कहां। तो पॉलिटिकल विल होना चाहिए, या विल होना चाहिए कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अब हमारे इसमें भागवत साहब भी आ जाते हैं। उन्होंने कहा चड्डीधारी को और डंडे को लेकर के हम गलवान वैली में चले जाएंगे और जितने आरएसएस के हिंदुस्तान के लोग हैं वो खड़े हो जाएंगे एक लाइन लगा करके और पूरा बॉर्डर को वही जो है वो करेंगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स आए थे कि हम लोग तैयार हैं चाइना से लड़ने के लिए। और 24 घंटे और 36 घंटे की बात कही थी उन्होंने कि हम बिल्कुल एकदम फौज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो यही है कि जयशंकर साहब ने राहुल गांधी को कहा कि देखिए जो हालात है उस हालात में हम चाइना से कहीं मैच नहीं कर सकते हैं। और अब तो फौजी भी 4 साल के लिए भर्ती होंगे तो मैच तो करने का कोई सवाल ही नहीं होता। वो जो 4 साल के लिए भर्ती होंगे जो शुरू की है इन्होंने, उसमें इस फौजी को 4 साल के बाद की रिटायर होने की जवानी में चिंता जो होगी वही खा लेगी इन 4 सालों को। तो वो क्या दुश्मन से लड़ने की हालत में होंगे। अच्छा, आखिर में चूंकि वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है, ये श्रीलंका और भारत का जो बहुत ही ब्रीफ में आप 2-4-5 मिनट में अगर बता सकें, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। नहीं, मैं इस पे फिर आऊंगा जो हमें क्वेश्चन टाइम आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है इंडिया चाइना का, जो चाइना का और लद्दाख और ये बाउंड्री इशू है, इसमें जो एक जो फंडामेंटल बात है वो चाइना ये कह रही है इंडिया से कि आप अमेरिका के कैंप में मत जाओ, अमेरिका के इशारे पे मत बात करो। अमेरिका हमारा दुश्मन है, हमारा ग्लोबल एम्बिशन है। हम जो है वो, आप अगर अमेरिका के साथ होगे तो आप हमारे दुश्मन हो, आप अमेरिका के साथ अगर नहीं हो तो आप हमारे दुश्मन नहीं हो, तो दोस्त भी नहीं हो। आप वो न्यूट्रल पोजीशन पे जाओ और आप जो है अमेरिका से जो है हिदायत लेना बंद कर दो। इंडिया ने जाके संधि कर लिया है अमेरिका के साथ, और अब जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है। वो पैसिफिक कमांड से जो है वो गवर्न होती है अमेरिका की तरफ से। तो अब इंडिया को ये कोई कहे कि हम नॉन अलाइनमेंट है और ये है, वो चीज खत्म हो गई है। ये अभी की पोजीशन है कि इंडिया जो है वो टोटली अलाइंड मिलिट्री अलायंस में चली गई है अमेरिका के साथ। ये बाकायदा सिग्नेचर हो गया है। तो बेसिकली यही इशू है जो लद्दाख में चल रहा है कि कहीं यहां से घुस जाते हैं, कहां वहां से घुस जाते हैं, और कुछ ना कुछ तमाशा होता रहता है। दूसरी जो बात, सबसे बड़ी बात है कि पहले जो मामला था वो बाउंड्री इशू तक ही था कि ये बाउंड्री हमारा है, ये बाउंड्री आपका है, आप इधर रहो, हम इधर रहो, इसमें इधर उधर है। अब चाइना जो है उसके तेवर ये बदल रहे हैं। उनका ये कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है और लद्दाख भी हमारा है। अब जो हमारी बाउंड्री लाइन बनेगी वो लद्दाख के ऊपर बनेगी और कश्मीर का आप अपना सॉल्व करते रहो पाकिस्तान में, ये बाउंड्री लाइन हम ले लेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में जो है हम आसाम से सट जाएंगे, हमारा आपका जो नेबरहुड होगा वो आसाम में होगा। तो अब जो है अमेरिका में जाने के लिए के बाद जो है चाइना का ये एक तेवर है। और उसके ऊपर मोदी जी ने जो सबसे बड़ा कारनामा किया है वो ये कि लद्दाख को जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया। इस पे वहां चाइना में आग लग गई है। उनका कहना है कि नहीं, लद्दाख अब तो हमारा है। पहले तो वो बाउंड्री लाइन तक की थे,
फिर उसके ऊपर जो है हमारे अमित शाह ने जो है वो कहा कि भाई वो अक्सा चीन जो है वो हमारा टेरिटरी है और पूरा लद्दाख हमारा टेरिटरी है। तो ये सब चीजें जो है, एक तरफ आप कहते हैं जयशंकर साहब कि हम चाइना को भड़का नहीं सकते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की भी जो कथन है वो यही है कि कोई भी वो एंटेगनिस्ट बात नहीं करना चाहते हैं, 36 इंच का सीना नहीं दिखाना चाहते हैं चाइनीज को। उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक अंदाज में कह दिया कि कोई नहीं बैठा हुआ है बाहर से यहाँ आया हुआ है, ना किसी को हम आने देंगे। अब बात यह है कि जो गवर्नमेंट है वो जनता को अपनी बात समझा रही है, जो वहां पे ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब जनता जो है वो या तो गवर्नमेंट की बात करे और 2000 किलोमीटर दे दे, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट बड़ी है, भारत माता बड़ा है के पॉलिटिकल पार्टी बड़ी है जो यहाँ पे। तो ये बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है इंडिया और चाइना का, जिसे किसी भी पॉलिटिकल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट कांग्रेस जो कि मतलब इधर उधर करती रहती है, इसमें तो गवर्नमेंट गिर सकती है सर। 2000 किलोमीटर के धरती को जो आप दे दिया है किसी को, और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हमने कुछ नहीं किया, कोई आया ही नहीं है, कोई गया नहीं है। तो वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, आप जो 26 पोस्ट जो है चाइना के खोए हुए हैं, वहां पे हमारे फौज जाते थे वहां पे पेट्रोलिंग करने के लिए। अब 26 पोस्ट जो है उस पर हम नहीं जा रहे हैं, कौन जवाब देगा इसका? क्यों नहीं जा रहे हैं? और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 पोस्ट की बात है, 2 पोस्ट जो है वो हो जाएगा तो फिर मामला सब सही हो जाएगा। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है, ये सॉल्व होने वाला नहीं है जी। ये बहुत ही अहम है। हम दूसरे इश्यूज को हम अगले हफ्ते बात करेंगे, क्योंकि काफी वक्त हो गया और सोशल मीडिया पर हमारी एक मुश्किल होती है कि बहरहाल बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती। लेकिन आपने बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन दी। एक तो ये कि 2000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर चीन के हाथ में है भारत का, और भारत सरकार खामोश बैठी है। हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं सिर्फ 2 पोस्ट हमारी उनके कब्जे में है, जबकि हकीकत में 26 पोस्ट हैं। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी मुल्क से बड़ी हो सकती है? ये पूरे देश के लिए बड़ा सवाल है। आखिर किस तरह से हुकूमत की जा रही है जिसमें देश को दांव पर लगाया जा रहा है? अगर अडानी का कारोबार या अंबानी का कारोबार चीन से है, या चीन में हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बीवी चीन की हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये इसकी वजह से क्या देश की 2000 किलोमीटर सीमा को छोड़ा जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर अगले फ्राइडे हम फिर आपसे बात करेंगे, और हमारे जो दर्शक हैं वो काफी आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को बहुत ही यकीन और भरोसे की नजर से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।